लीव में रूस की सेना का जोरदार हमला सामने आया। रूसी सेना ने मिसाइल दागी और कई इमारतों को भारी नुकसान इस मिसाइल दागने की वजह से हुआ है। तो यूक्रेन के कई शहर अब तक बर्बाद हो चुके हैं, जिनमें लीव का जिक्र करें तो रूसी सेना के हमले बेहद तेजी के साथ यहां रफ्तार पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए ये तस्वीर, ये वीडियो इस वक्त आपके सामने काले धुएं का गुब्बार जो आसमान इस वक्त छू रहा है, बताने के लिए काफी है कि किस तरह से लीव में महातबाही महाबर्बादी इस वक्त मची हुई है। 33 दिन बावजूद इसके पूरी तरह से कहा जा सकता है रूसी सेना की जो कोशिश है, मकसद यही है कि यूक्रेन पर कब्जा किया जा सके ताकि यूक्रेन घुटने टेक सके अपनी तबाही और बर्बादी को देखते हुए। लीव में भारी तबाही की तस्वीर देखिए, मिसाइल दागी गई है, मिसाइल से हमला हो रहा है, फाइटर जेट, रॉकेट्स, गोलाबारी जिस तरह से यूक्रेन के शहरों में हो रही है उनमें लीव भी एक है। और लीव पर लगातार बमबारी की वजह से चप्पे चप्पे पर सिर्फ और सिर्फ बर्बादी ही नजर आ रही है। और देखिए किस तरह से मिसाइल हमले के बाद वहां पर हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। पूरा यूरोप बारूद के ढेर पर मौजूद है, कभी भी परमाणु हमले का सायरन बज सकता है। पुतिन परमाणु पनडुब्बी अटलांटिक महासागर में उतार भी चुके हैं। यूक्रेन को बार बार परमाणु हमले की धमकियां मिल रही हैं और सवाल इस बीच यही है कि इन घातक परमाणु पनडुब्बियों के निशाने पर आखिर यूरोप के कौन कौन से देश हैं। परमाणु हथियारों से लैस पुतिन की पनडुब्बियों ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। पुतिन किसी भी हद तक जाने का मूड बना चुके हैं। पुतिन का माइंड गेम शुरू हो चुका है। रूस की पनडुब्बियां उत्तर अटलांटिक महासागर में उतर चुकी हैं। यह दुनिया में उत्तर अटलांटिक महासागर की लोकेशन जो यूरोप के देशों से बिल्कुल सटा हुआ है। अब जिस तरह पुतिन की परमाणु पनडुब्बियां यूरोप के देशों के करीब पहुंच चुकी हैं, उससे पूरी दुनिया में दहशत फैल गई है। खासकर यूरोप के देशों की सरकारों का पूरा खुफिया तंत्र सिर्फ यही पता लगाने के काम में लग गया है कि आखिर पुतिन की परमाणु हथियारों से लैस पनडुब्बियां इस वक्त यूरोप के किस देश के करीब है। उत्तरी अटलांटिक महासागर के किन किन कोनों पर पुतिन ने अपनी परमाणु पनडुब्बियों को तैनात कर दिया है। रूस की ये पनडुब्बियां परमाणु हमला करने में सक्षम है और इनको ट्रैक कर पाना किसी भी देश के लिए बहुत मुश्किल है। ऊपर से ये परमाणु पनडुब्बियां सामान्य पनडुब्बियों की तरह नजर आती हैं, लेकिन इन परमाणु पनडुब्बियों के अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर लगा होता है। इस परमाणु पनडुब्बी में परमाणु ऊर्जा पैदा करने के संयंत्र लगे होते हैं। परमाणु पनडुब्बी के अंदर ही परमाणुओं का विखंडन किया जाता है और इस विखंडन से निकलने वाली ऊर्जा से बिजली पैदा की जाती है। ये परमाणु पनडुब्बियां बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस हैं। समंदर के अंदर ये परमाणु पनडुब्बियां छिपकर दुश्मन पर हमला करने में माहिर होती है। रूस की ऐसी ही परमाणु पनडुब्बियां अब यूरोप के देशों के इर्द गिर्द मौजूद हैं, जिनसे यूरोप की बड़ी बड़ी महाशक्तियां तनाव में नजर आ रही हैं। अगर आप पूरे घटनाक्रम पर गौर करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कैसे यूक्रेन के साथ युद्ध में परमाणु बम के हमले की धमकियां देकर पुतिन ने अमेरिका और नेटो को दहशत में डाल रखा है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के पहले हफ्ते के अंदर ही पुतिन ने अपने परमाणु बलों को अलर्ट पर रख दिया था। पुतिन के इस एक्शन पर जो बाइडेन को भी बयान देना पड़ा था कि रूस माइंड गेम खेल रहा है। I don't think he is remotely contemplating using nuclear weapons, but I do think I think he is focused on trying to convince the world that he has the ability to change the dynamics in Europe in a way that he cannot. But I don't. How much of it is a cover for just saying we're just doing exercises
and there's more than that. I just can't. इसके बाद 1 मार्च को बैरेंट सागर में पुतिन के परमाणु पनडुब्बियों का सैन्य अभ्यास देखा गया। परमाणु हमले की इन धमकियों के साथ साथ रूस की मिसाइलों ने यूक्रेन में तबाही का सिलसिला जारी रखा। और अब पिछले हफ्ते 24 घंटे में 2 बार रूस परमाणु हमले की धमकी दे चुका है। पहले क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव की तरफ से कहा गया था कि अगर रूस के अस्तित्व पर खतरा आया तो परमाणु बम का इस्तेमाल करेंगे। और फिर अमेरिका में रूस के हाउस राजदूत दिमित्री पोलांस्की ने कहा कि नाटो ने उकसाया तो हमारे पास एटम बम के इस्तेमाल का अधिकार है। Well, we have a concept of domestic security. And, well, it's public. You can read all the reasons for nuclear arms to be used. So if it is an existential threat for our country, then it can be used in accordance with our concept. रूस की सबसे खतरनाक यासेन परमाणु पनडुब्बी का वजन 8,600 टन है। ये 457 फीट लंबी है। रूसी परमाणु पनडुब्बी की बीम 13 मीटर है। इसकी स्पीड 37 किलोमीटर प्रति घंटा है। समंदर के अंदर 450 मीटर तक गहराई में ये परमाणु पनडुब्बी छिप सकती है। रूसी पनडुब्बियां 16 बैलिस्टिक मिसाइलों को ले जाने में सक्षम है। पुतिन के पास 4,447 परमाणु हथियारों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु जखीरा है। और पुतिन पहले नाटो को धमकी दे चुके हैं कि उनके परमाणु हथियारों का मुकाबला दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है। Объединенной организации НАТО и России несопоставим. Мы понимаем. Но мы также и понимаем, что Россия одна из ведущих ядерных держав. По некоторым компонентам, по современности даже многих опережает. Победителей не будет. И вы окажетесь втянутыми в этот конфликт помимо своей воли. Господин президент, конечно, не хочет этого развития. И я не хочу. И я не хочу. और यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर लगातार हमले हो रहे हैं। यूक्रेन का सैन्य ठिकाना तबाह हो गया रूसी सेना के हमले के चलते। 33 दिन और देखिए किस तरह से महायुद्ध से महाबर्बादी की तस्वीरें यूक्रेन के चप्पे चप्पे से अब तक सामने आ चुकी है। शहर के शहर बर्बाद हो चुके हैं, कुछ बर्बादी की कगार पर नजर आ रहे हैं। तो सैन्य ठिकाने पर हमला कर यूक्रेन की ताकत को तोड़ने की कोशिश रूसी सेना के जरिए पहले दिन यानी कि 24 फरवरी से की जा रही है। 24 फरवरी से शुरू हुआ ये युद्ध 33 दिन हो चुका है। बावजूद इसके देखिए किस तरह से महायुद्ध के चलते यूक्रेन अभी भी वही दर्द झेल रहा है। तबाही की वो तस्वीरें यहाँ पर सामने आ रही हैं जो कि उसकी सैन्य ताकत को कमजोर करती हुई दिखाई देती है। सैन्य ठिकाना पर रूसी सेना ने निशाना साधा जिसके बाद हमला किया और उसे नेस्तनाबूद कुछ इस तरह से रूसी सेना की ताकत करती हुई नजर आई। तो रूस और यूक्रेन का महायुद्ध अब 33वें दिन भी पहुंच चुका है। इस बीच आज से दोनों देशों के बीच में बातचीत का नया दौर शुरू होने जा रहा है जिस पर वैश्विक स्तर तक नजर टिकी हुई है। ये बातचीत तुर्की में होगी जिसमें दोनों देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। खबर है कि बातचीत का ये दौर आज से 30 मार्च तक चलेगा जिसमें युद्ध विराम के तमाम पहलुओं पर बातचीत के साथ यूक्रेन की शर्त पर रूस की जो शर्तें हैं वो यूक्रेन को मानने के लिए एक दबाव के तौर पर भी नजर आएगी क्योंकि रूस कह चुका है कि यूक्रेन को हमारी शर्तों को मानना होगा जिसके बाद ही ये बातचीत सकारात्मक तौर पर सामने आ सकेगी। अमेरिका और रूस दोनों महाशक्ति आमने सामने हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी आक्रामक तेवर अख्तियार कर लिया। बाइडेन ने तो पुतिन को कसाई तक कह डाला। दो महाशक्ति इस तरह से एक दूसरे को भड़काते हुए तीसरे विश्व युद्ध की तरफ इशारा करती हुई नजर आती है। पुतिन ने ऐसे परमाणु हथियार विकसित किए हैं जो युद्ध का नतीजा बदल सकते हैं। अब अमेरिका और यूरोप की खुफिया एजेंसियां यह पता लगाने में जुट गई हैं कि क्या जिन परमाणु पनडुब्बियों को रूस ने उत्तर अटलांटिक महासागर में उतारा है उनमें परमाणु हथियार लोड किए गए हैं या फिर नहीं। पुतिन यूक्रेन के साथ इस युद्ध में पीछे हटते हुए नहीं बल्कि आक्रामक नजर आना चाहते हैं। साल 2014 में जब पुतिन ने क्रीमिया पर कब्जा किया था उस वक्त भी अपनी परमाणु पनडुब्बियों का इस्तेमाल दुनिया को ब्लैकमेल करने के लिए किया था।
युद्ध के पहले दिन से ही रूस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर नाटो या अमेरिका ने उकसाया तो परमाणु हमला करने से भी नहीं चूकेंगे। लेकिन अब युद्ध के 4 हफ्ते बीत जाने के बाद बाइडेन ने पोलैंड का दौरा किया है और पुतिन को धमकाने का एक नया सिलसिला शुरू कर दिया है। You're dealing every day with Vladimir Putin. I mean, look at what he's done to these people. What does it make you think? He's a butcher. पोलैंड में जो बाइडेन से पत्रकारों ने ये सवाल पूछा कि वो पुतिन के बारे में क्या सोचते हैं, तो बाइडेन ने सीधा जवाब दिया कि पुतिन एक कसाई है। You're dealing every day with Vladimir Putin. I mean, look at what he's done to these people. What does it make you think? He's a butcher. यूक्रेन की युद्ध भूमि से बेहद नजदीक पोलैंड से ये अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का पुतिन को बहुत कड़ा संदेश है। पोलैंड की राजधानी वार्सा में जो बाइडेन ने आधे घंटे का भाषण दिया है। अब तक तो सिर्फ पुतिन ही धमकियां दे रहे थे, लेकिन अब जो बाइडेन ने भी आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। 24 घंटे में 2 बार जो बाइडेन ने पोलैंड की जमीन से पुतिन को धमकाया है। सबसे पहले जो बाइडेन ने पुतिन को धमकी दी कि अगर यूक्रेन पर रासायनिक हमला किया गया तो जवाब जरूर देगा, और 24 घंटे के अंदर ही दूसरी बार बाइडेन ने पुतिन को धमकाते हुए कहा कि नाटो की जमीन पर 1 इंच भी बढ़ने के बारे में मत सोचना। शीत युद्ध के कई दशकों बाद पहली बार दुनिया की 2 महाशक्तियां आमने सामने खड़ी हो गई हैं और युद्ध की मुद्रा में खड़ी हो गई हैं। पुतिन का एक कदम नाटो और अमेरिका को युद्ध में घसीट देगा, और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया तीसरा महायुद्ध देखेगी। रूस और यूक्रेन की जंग होते हुए 33 दिन तक बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक रूस के हाथ खाली हैं। लेकिन इस बीच यूक्रेन के अलग अलग शहरों में रूसी सेना की भीषण गोलाबारी जारी है। भारी नुकसान यूक्रेन इन 33 दिनों में अब तक भुगत चुका है, लेकिन अब भी महाबर्बादी का सिलसिला जारी है। रूसी सैनिकों पर चर्निव के एक शहर के 7 नागरिकों की किडनैपिंग का बड़ा आरोप लगा। दरअसल यूक्रेन का दावा है कि लोगों को विरोध से रोकने के लिए रूसी सैनिक अब आम नागरिकों को किडनैप कर रहे हैं, उनका अपहरण कर रहे हैं। तो रूस पर यह बड़ा गंभीर संगीन आरोप यूक्रेन के जरिए लगाया गया है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं उनकी किडनैपिंग तक रूसी सेना के जरिए की जा रही है, ताकि विरोध की आग रूसी सैनिकों को झेलनी ना पड़े। तो आम नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप यूक्रेन के जरिए रूस पर लगाया जा रहा है। 33वां दिन है। महायुद्ध, महाबर्बादी की वही तस्वीरें सामने ला रहा है जो 24 फरवरी से शुरू हुई है, और अब तक इसका सिलसिला बदस्तूर जारी है। लेकिन इस बीच रूस के सैनिकों पर अपहरण का ये संगीन आरोप भी लगाया गया। और वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बार बार व्लादिमीर पुतिन को सख्त संदेश दे रहे हैं। पोलैंड की धरती से बाइडेन ने जमकर पुतिन को खरी खोटी सुनाई। उन्होंने साफ कहा कि नाटो देशों पर हाथ रखा तो गंभीर नतीजे यहां पर भुगतने होंगे। युद्ध की शुरुआत में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पुतिन पर सिर्फ दबाव डालने के लिए बयान दिए, लेकिन अब बाइडेन का रवैया बदल गया है। बाइडेन नाटो का नाम लेकर पुतिन को उकसा रहे हैं और धमका भी रहे हैं। Don't even think about moving on 1 single inch of NATO territory. We have sacred obligation. We have a sacred obligation under Article 5 to defend each and every inch of NATO territory. That this war has already been a strategic failure for Russia. Already. Well, listen. You, the Russian people, are not our enemy. I refuse to believe that you welcome the killing of innocent children and grandparents, or that you accept hospitals, schools, maternity wards, and for God's sake, being pummeled with Russian missiles and bombs.
पोलैंड नाटो का सदस्य देश है, इसीलिए अमेरिका की फोर्स भी पोलैंड में तैनात है। जो बाइडेन ने पोलैंड में अमेरिका के सैनिकों से मुलाकात की, उनसे बात की और फिर उनके साथ पिज्जा भी खाया। अमेरिका ने इन तस्वीरों को रिलीज भी कर दिया है। पुतिन के लिए संदेश साफ है, पोलैंड से उलझे तो अमेरिका के सैनिक तैनात हैं। रूस के पड़ोस में पहले ही अमेरिका ने नाटो के सैनिकों के साथ पुतिन की घेरेबंदी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। रूस के पड़ोसी देश एस्टोनिया में नाटो के 9,000 सैनिक हैं। लातविया में नाटो के 9,100 सैनिक तैनात हैं। लिथुआनिया में नाटो के 20,800 सैनिक अलर्ट पर हैं। इसके अलावा पोलैंड में नाटो के 1,30,500 की आर्मी तैनात है। स्लोवाकिया में नाटो के 15,100 सैनिक हैं। हंगरी में नाटो की 24,800 की फोर्स तैनात है। रोमानिया में 79,300 नाटो सैनिक हैं और बुल्गारिया में 26,900 नाटो सैनिक मौजूद हैं। जो बाइडेन ने पोलैंड का दौरा करके दुनिया को ये समझाने की कोशिश की है कि पुतिन एक बुरे इंसान है। एक तरफ बाइडेन ने पुतिन को कसाई कहा तो दूसरी तरफ बाइडेन ने जेलेंस्की की तारीफों के पुल बांध दिए। बाइडेन ने जेलेंस्की को एक यहूदी बताया और ये भी कहा कि जेलेंस्की का परिवार भी हिटलर के हमलों का शिकार हुआ था। President Zelensky was democratically elected. He's Jewish. His father's family was wiped out in the Nazi Holocaust. And Putin has the audacity, like all our autocrats before him, to believe that might will make right. जो बाइडेन ने पोलैंड में रूस के जख्मों पर भी जमकर नमक छिड़का है। बाइडेन ने उन पुराने दिनों को भी याद किया जब सोवियत संघ टूट गया था। 10 years later, the Soviet Union collapsed, and Poland and Central and Eastern Europe would soon be free. Nothing about that battle for freedom was simple or easy. It was a long, painful slog, fought over not days and months, but years and decades. But we emerged anew in the great battle for freedom, a battle between democracy and autocracy, between liberty and repression, between a rules-based order and one governed by brute force. In this battle, we need to be clear-eyed. This battle will not be won in days or months either. We need to steel ourselves for the long fight ahead. अब बाइडेन ने एक बार फिर ये दावा किया है कि पुतिन को सत्ता छोड़नी पड़ेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान पर रूस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। रूस के राष्ट्रपति हाउस क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि ये बाइडेन नहीं तय करेंगे कि पुतिन कब तक सत्ता में रहेंगे। रूस की जनता ने पुतिन को राष्ट्रपति बनाया है। आगे दिमित्री पेस्कोव ने ये भी कहा कि बाइडेन के इस बयान से रूस और अमेरिका के बीच संबंध पर और गहरा असर होगा। कुल मिलाकर अब ये दोनों महाशक्तियां काम पर है, जहां किसी भी वक्त तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। और इस बीच बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे कि डोनेस्क में यूक्रेन की सेना ने बड़ा हमला बोला है। यूक्रेन की सेना ने रूस के सैन्य उपकरण तबाह यहां पर किए हैं। तस्वीर भी आपके सामने दिखाएंगे जिसमें डोनेस्क में यूक्रेन की सेना का जोरदार हमला कुछ इस तरह से सामने आया कि रूस की सैन्य ताकत को बड़ा धक्का लगता हुआ दिखाई दिया। देखिए वीडियो आपके सामने है जिसमें आप देख रहे हैं रूस का वो सैन्य उपकरण जो कि हमले के लिए यहां पर तैयार था, लेकिन किस तरह से यूक्रेन की सेना ने निशाना साधा। पहले टारगेट में लिया, लक्ष्य रखा और उसके बाद सीधा निशाना साधते हुए इसे तबाह कर दिया। यूक्रेन का डोनेस्क है ये, जहां पर यूक्रेनी सेना का रूसी सेना के उपकरण पर यह हमला सामने आया। मारियोपोल के मेयर ने रूस पर बड़ा आरोप लगाया है। दरअसल उन्होंने कहा कि रूस जबरन लोगों को मारियोपोल से रूस भेज रहा है और अब तक 20 से 30 हजार लोगों को मारियोपोल से जबरन रूस के कब्जे वाले इलाके में भेजा गया। आसमान में धुएं का गुबार है।
जमीन पर धमाकों से पूरा शहर छलनी हो गया है। रूसी फौज यूक्रेन पर कब्जे के लिए रातों दिन तबाही की नई कहानी लिख रही है। पूरा यूक्रेन इस वक्त जल रहा है। पुतिन की सैनिक लड़ाके ज़ेलेंस्की को झुकाने के लिए युद्ध की नई रणनीति पर काम कर रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके यूक्रेन के 2 शहर जिस पर बाज की तरह पुतिन की आंखें टिकी हैं, वहां मंजर भले ही बिखरे हुए मलबे, उठते हुए धुएं, घुटती हुई सांसों का हो, लेकिन यूक्रेन के 2 शहरों ने पुतिन की नींद उड़ा दी है। इन 2 शहरों पर कब्जे की कहानी जिस दिन फिनिश होगी, महायुद्ध का अंत उसी दिन हो जाएगा। लेकिन फिलहाल मारियुपोल और राजधानी कीव में यूक्रेन की जाबाज सेना अपने से कई गुना ताकतवर रूसी सेना से लोहा ले रही है। А ми чуємо це годинами, днями, тижнями. Наші люди чують це постійно. І одразу беруть дітей, допомагають старим, йдуть в укриття, у підвали, щоб врятуватись, щоб вижити. पुतिन की लाख चाहतों के बावजूद मारियुपोल और कीव पर पुतिन के कब्जे का सपना अधूरा है। लेकिन सवाल है, कीव तो राजधानी है, मारियुपोल में ऐसा क्या है जहां रूसी सेना आधिपत्य जमाने के लिए बेचैन और बेकरार है? राजधानी कीव से मारियुपोल की दूरी करीब 781 किलोमीटर है, लेकिन हालात दोनों के एक जैसे हैं। मतलब दोनों शहर रूसी फौजों को अपने ऊपर काबिज होने से रोकने में अब तक सक्षम हैं। लेकिन फिलहाल उस सवाल का जवाब तलाशते हैं जिसके पीछे मारियुपोल पर कब्जे की पुतिन की प्लानिंग है। मारियुपोल की सड़कों पर रूसी टैंक उतर चुके हैं। रूस लगातार हमले किए जा रहा है। रूस ने शहर में घेराबंदी कर दी है। इस घेराबंदी के बाद मारियुपोल में बिजली, पानी और गैस की सप्लाई बंद हो गई है। राजधानी कीव में कब्जा करने में असफल रहे रूस के निशाने पर यूक्रेन का मारियुपोल शहर क्यों है? यहां कब्जा करके रूस क्या साबित करना चाहता है और इसके क्या मायने हैं? ये समझने के लिए मारियुपोल शहर को जानना होगा, इसके भूगोल और इतिहास को समझना होगा। मारियुपोल यूक्रेन का बंदरगाह शहर है। अज़ोव सागर के तट पर बसा मारियुपोल यूक्रेन के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। रूस इसे हथियाकर इस बंदरगाह से होने वाले व्यापार पर कब्जा करना चाहता है। ऐसा करके रूस आर्थिक तौर पर यूक्रेन की कमर तोड़ना चाहता है। इतना ही नहीं, पुतिन मारियुपोल पर कब्जा करके एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश में है। पूर्वी हिस्से का डोनेस्क और लुहांस्क पहले ही रूस समर्थित अलगाववादियों के नियंत्रण में है। अगर रूस मारियुपोल पर कब्जा कर लेता है तो वो इन दोनों क्षेत्रों और खुद के नियंत्रण वाले काराइमिया के बीच सड़क मार्ग स्थापित कर पाएगा। रूस ने 2014 में काराइमिया पर कब्जा कर लिया था। मतलब ये कि रूस अपने मंसूबे में सफल होता है तो यूक्रेन के सबसे बड़े बंदरगाह मारियुपोल पर उसका नियंत्रण स्थापित हो जाएगा।
और सबसे बड़ी बात ये कि रूस का ये सपना आज का नहीं है, वो 2014 से यही चाहता है, जिसे वो अब अंजाम दे रहा है। लेकिन यूक्रेन की सेना जान की बाजी लगाकर शहर को अब तक रूसी कब्जे में जाने से बचाने में कामयाब है। मारियुपोल में विध्वंस बढ़ता जा रहा है। अब तक 40,000 लोग शहर छोड़ चुके हैं। रूस ने किस हद तक मारियुपोल में घेराबंदी की है, इसे यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बयान से समझा जा सकता है। Но у российских пропагандистов сегодня довольно сложная задача, ведь впервые в истории президент иностранного государства выступал в Кнессете по видеозаписи и перед народом Израиля. Президент Украины, которого в Москве обвиняют в нацизме, выступал в Кнессете перед народом Израиля. Уже один этот факт подтверждает, насколько в Москве... और यूक्रेन भी रूस पर जबरदस्त पलटवार कर रहा है। यूक्रेन की सेना ने रूसी सैनिकों पर जबरदस्त पलटवार करते हुए रूस के सैन्य वाहनों को तबाह कर डाला। यूक्रेन लगातार रूस को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है और यही वजह है कि रूसी सेना अब तक 33 दिन के बाद भी पूरी तरह से यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर पाई है। रूसी सैनिकों की ताकत हर किसी के सामने है, लेकिन यूक्रेन की सेना भी देखिए किस तरह से जोश से लबरेज है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति पुतिन की हत्या हो सकती है, जिसने अमेरिका समेत पूरे यूरोप को मुश्किल में डाल चुका है। उसकी जान के पीछे आखिर कौन पड़ा है? अगर आप सच जानना चाहते हैं तो ये रिपोर्ट देखिए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जान खतरे में है। पुतिन की हत्या की साजिश रची जा रही है। पुतिन की 24/7 सिक्योरिटी में सेंध लग चुकी है। पुतिन की सुरक्षा में जरा सी चूक पुतिन के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। पुतिन के पीछे आखिर कौन पड़ा है? कौन लेना चाहता है पुतिन की जान? यूक्रेन वॉर से पुतिन की हत्या की साजिश का क्या कनेक्शन है? इन सवालों के जवाब हवा में तैर रहे हैं। पुतिन जैसे चाक चौबंद सुरक्षा में रहने वाले राष्ट्रपति के मर्डर की साजिश आखिर किसने रची है? क्या यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने, जिसके देश को पुतिन ने तबाह और बर्बाद कर दिया है? क्या जो बाइडेन ने, जिसकी बातों को पुतिन ने हवा में उड़ा दिया है? या नेटो देशों के किसी और दूसरे बड़े नेता ने? कौन है वो जिसने पुतिन को खत्म करने का प्लान बनाया है? पुतिन के मर्डर की प्लानिंग किसने की है? आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। आपको भरोसा करना मुश्किल होगा कि जो पुतिन का कत्ल करने की फिराक में है वो कोई और नहीं बल्कि उनका ही परिवार है। पुतिन की बेटियां हैं। जी ठीक सुना आपने, पुतिन की बेटियां ही अपने पापा के जान की दुश्मन बन गई हैं। सवाल ये कि आखिर क्यों पुतिन की अपनी ही संतान पुतिन की हत्या करना चाहती है? पुतिन और उनकी बेटियों के बीच ऐसा क्या है जो अपने बाप का कत्ल करने की प्लानिंग कर रही हैं? पुतिन के मर्डर की प्लानिंग की इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले रूस के ताकतवर राष्ट्रपति पुतिन के सुरक्षा इंतजाम के बारे में डिटेल में समझ लीजिए। पुतिन की सुरक्षा के लिए दुनिया की सबसे एडवांस टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, जिसमें खाने से पहले भोजन चेक करने से लेकर सार्वजनिक कार्यक्रमों में हाईली ट्रेंड स्पेशल यूनिट से घिरा रहना शामिल है। पुतिन खुद अपनी सुरक्षा को लेकर हमेशा चौकस रहते हैं। पुतिन के पास कुछ खास क्वालिटी वाले लोगों की एक टीम है। ये टीम किसी भी ऑपरेशन के दौरान मानसिक रूप से तैयार रहती है।
पुतिन की सुरक्षा चाक चौबंद है। पुतिन की सुरक्षा में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। पुतिन की 4 लेयर की सुरक्षा कवच भेद पाना किसी के लिए भी आसान नहीं। पुतिन की रक्षा में शामिल सुरक्षाकर्मी एक पिस्तौल से 1 मिनट में 40 गोलियां तक दाग सकती है। पुतिन पर किसी भी हमले से पहले हमलावर को 4 लेयर वाले सुरक्षा घेरे से निपटना होगा। रूसी राष्ट्रपति जब किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में होते हैं तो स्पेशल यूनिट की 4 लेयर के घेरे में होते हैं। इनमें से एक सेक्शन फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस का होता है, लेकिन 4 लेयर में से सिर्फ 1 लेयर ही लोग देख पाते हैं। पुतिन की सुरक्षा का पहला घेरा। टीम की पहली लेयर के लोग हमेशा खतरे के लिए चौकन्ने रहते हैं और अक्सर बुलेट प्रूफ ब्रीफकेस अपने साथ लेकर चलते हैं। इसके अलावा उनके पास एक खास तरह का छाता होता है जो पुतिन को गोलियों से बचा सकता है। पुतिन की रक्षा में शामिल लोगों के पास 9mm गुर्जा पिस्तौल होती है। ये पिस्तौल 1 मिनट में 40 गोलियां दाग सकती है। पुतिन की सुरक्षा का दूसरा घेरा। सुरक्षा की दूसरी लेयर वास्तव में रूस के राष्ट्रपति के आसपास नहीं होती, बल्कि ये भीड़ में लोगों के बीच होती है। भीड़ में मौजूद इन अंडरकवर एजेंटों को किसी भी खतरे के वक्त हमले की इजाजत होती है। पुतिन की सुरक्षा का तीसरा घेरा। गार्ड का तीसरा लेयर भीड़ की परिधि के भीतर ही मौजूद होता है। और पुतिन की सुरक्षा का चौथा घेरा। चौथी लेयर छतों पर स्नाइपर्स के तौर पर तैनात होती है। स्नाइपर्स का काम छतों से किसी भी खतरे से निपटना होता है। इसके अलावा अगर पुतिन की सुरक्षा में ये चारों लेयर चूक जाते हैं तो एक बख्तरबंद कार भी मौजूद होती है। ये कार हथियारों से लोड होती है। और इतना ही नहीं, फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस कई बार पुतिन के बॉडी डबल का भी इस्तेमाल करती है। राष्ट्रपति की टीम कई बार लोकेशन पर पहले ही पहुंचकर जांच करती है। इसमें होटल के कमरे और यात्रा की जाने वाली सड़कों की जांच शामिल है। फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस में 50,000 कर्मचारी हैं। इसके पास बिना किसी वारंट के तलाशी लेने का अधिकार है। इतनी एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम के बावजूद पुतिन की जान को खतरा है और ये दुश्मन कोई बाहरी नहीं, खुद पुतिन का परिवार है।